भारत में तानाशाही चल रही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं यही कह रहा। आइए बताते हैं कैसे। बेचारा ध्रुव राठी महीनों से चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हिटलर दूसरा जन्म लेकर भारत में उतर आया है, लेकिन कोई उसकी सुन ही नहीं रहा। सोशल मीडिया पर किसी ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में ममता बनर्जी को स्टेज पर डांस करके एंट्री लेते हुए दिखाया गया। अब डांस करना कोई बुरी बात तो है नहीं, लेकिन कोलकाता पुलिस भड़क गई। तुरंत ट्वीट किया कि अपना नाम पता बताओ। यानी एक मीम शेयर करने के लिए बंगाल पुलिस ने ऑनलाइन समन भेज दिया। इसके बाद एक और चीज हुई। एक अन्य शख्स ने उसी वीडियो को शेयर किया, लेकिन इस बार चेहरा बदला हुआ था। इस बार टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी नहीं, पीएम मोदी का चेहरा था। बाकी सब कुछ वही था। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ उस वीडियो को रिट्वीट किया, बल्कि यह भी लिखा कि वो क्रिएटिविटी का आनंद लेते हैं। बताइए कितने तानाशाह हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और कितनी लोकतांत्रिक है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। भले ही शिक्षक भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट उन्हें फटकारे, संदेशखनी में जनजातीय समाज की महिलाओं का यौन शोषण हो, देश भर में ये चर्चा का विषय बने, लेकिन ध्रुव राठी के लिए वो हमेशा सम्मानित दीदी ही रहेंगी, लोकतंत्र की देवी। तानाशाही का आलम देखिए कि चुनाव आयोग ने भाजपा की कर्नाटक यूनिट को एक्स यानी ट्विटर से एक वीडियो हटाने को कह दिया। वो भी किसकी शिकायत पर? कांग्रेस की। विपक्षी पार्टी की शिकायत पर सत्ता पक्ष की पार्टी के खिलाफ कार्रवाई की गई। बताइए देश की संस्थाएं किस कदर डरी हुई है मोदी से। ये ऐसा तानाशाह है जिसे फोटोशॉप करके अपनी कमर को पतली दिखाने वाली अर्पा खानम शेरवानी भी गाली देती है। ये कैसा तानाशाह है जिसे मानसिक रूप से कुंठाग्रस्त रवीश कुमार भी रोज गाली देता है। ये कैसा तानाशाह है जिसे दोनों गाल फुलाकर न्यूज शो को हॉरर शो बनाने वाली सुप्रिया श्रीनेत भी गाली बकती रहती है। ये एक ऐसा तानाशाह है कि उसके विरोधियों का एक समूह कहता है कि तमिलनाडु केरल में भाजपा नहीं आ पाई क्योंकि वहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जबकि दूसरा समूह कहता है कि वो ईवीएम हैक कर लेता है। हो सकता है कि तमिलनाडु और केरल ने अपनी सीमाओं पर एक विशेष प्रकार का यंत्र लगा रखा हो। दोनों राज्यों में घुसते ही हैकर किसान बन जाते हैं और उनके कंप्यूटर खेत जोतने वाले हल, और उनके लिखे ईवीएम हैकिंग वाले कोड क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला बन जाते हो। ये भी तो हो सकता है। अगर ये तानाशाह है ईवीएम हैक कर लेता तो भला एक दिन में 4-4 रैलियां क्यों करता? अब कुछ लोग कह सकते हैं कि अरे वो तो प्रधानमंत्री है, उसे फ्लाइट से निकलना है, भाषण देना है, फिर विमान में बैठ जाना है, एसी चलती रहती है। भाई यही काम तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव को भी तो करना है। और अगर तुम्हारे प्यारे नेता मोदी का 50% या 25% कह लीजिए भी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, तो मान लो ना कि मोदी कुछ न कुछ तो कठिन कार्य कर रहे हैं। ज़्यादा पीछे नहीं जाना है। आप प्रधानमंत्री के पिछले 4 दिनों का शेड्यूल भी देख लीजिए। उन्होंने झारखंड के सिंहभूम में रैली की, रांची में रोड शो किया, फिर पलामू और लोहरदगा में रैलियां करते हुए बिहार के दरभंगा पहुंचे, कानपुर में रोड शो किया, गुरुद्वारा में अरदास में हिस्सा लिया, फिर यूपी में इटावा में रैली, फिर लखीमपुर खीरी के धौरहरा पहुंच गए। उसके बाद अयोध्या में राम मंदिर में रामलला का दर्शन पूजन किया, फिर भगवान श्री राम की नगरी में रोड शो किया। वहां से वो जाते हैं ओडिशा के बेरहामपुर और नवरंगपुर। भारत के पूर्व से वो सीधा पहुंचते हैं दक्षिण, यानी आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली और राजमुंद्री। फिर अहमदाबाद जाकर तीसरे चरण में सुबह सुबह मतदान करते हैं, जलपान से पहले मतदान वाले अपने ही कहे का पालन करते हुए। फिर मध्य प्रदेश के खरगोन और धार में विशाल जनसभाओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में अहमदनगर और बीड में जनता से संपर्क बनाते हैं। आप जब तक ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना में राजराजेश्वर मंदिर में दर्शन कर चुके होंगे और वहां पे 4 रैलियां कर चुके होंगे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। इस भरी गर्मी में कोई 74 साल का बूढ़ा व्यक्ति 3-4 दिन के भीतर इतनी मेहनत क्यों करेगा? और ये तो पिछले 2 महीने से चल रहा है, आज की बात नहीं है। 2 महीने से पिछले यही रूटीन है। जब इंडी गठबंधन एक दूसरे से सीटों के लिए मोल भाव कर रहे थे, तब प्रधानमंत्री का चेहरा बनने के लिए वो लोग एक दूसरे को नीचे गिराने की उनमें होड़ लगी हुई थी। उस समय नरेंद्र मोदी क्या कर रहे थे? नरेंद्र मोदी चुनावी रणनीतियों को उस समय तक अंतिम रूप दे चुके थे। जब विपक्षी खेमे से एक एक करके नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर और जयंत चौधरी जैसे नेता अपनी अपनी पार्टी लेकर खिसक रहे थे, तब तक भाजपा इस चुनाव के लिए अपना एजेंडा सेट कर चुकी थी।
जब अमेठी और रायबरेली पर सस्पेंस बना हुआ था और गांधी परिवार अपने ही घर में लड़ने से डर रहा था, स्मृति ईरानी ग्राउंड पर कूच कर चुकी थी। ऐसे होता है ईवीएम हैक। विदेशी विश्वविद्यालयों में जाकर भारत में आग लगे होने की बात कहने से वोट नहीं मिलता है। आपने कितने घर दिए, आपने कितने शौचालय बनाए, कितने लोगों को स्वच्छ जल की सप्लाई मिली और कितने किलोमीटर राजमार्ग बने, ये सब गिनाने से मिलते हैं। तानाशाही का रट्टा बजाने से थोड़े ना वोट मिलता है। विपक्ष यही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है। आइए देखते हैं इंडी गठबंधन खेमे के नेता क्या कर रहे हैं। मैं आपको बता देता हूं अगर आपको आइडिया नहीं हो तो। सपा नेता रामगोपाल यादव कहते हैं कि राम मंदिर बेकार। राधिका खेड़ा रामलला के दर्शन कर लेती है तो कांग्रेस पार्टी में उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, मजबूरी में उन्हें इस्तीफा देकर भाजपा में आना पड़ता है। लालू यादव कहते हैं मुस्लिमों को पूरा आरक्षण मिलना चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पिछड़ों का हक मारकर दिए गए मुस्लिम कोटा का बचाव करते हैं। गांधी परिवार के करीबी रहे प्रमोद कृष्णम खुलासा करते हैं कि कांग्रेस की साजिश है सरकार बनने के बाद कानून बनाकर राम मंदिर वाला सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलट दिया जाए। फारूक अब्दुल्ला धमकाते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार 26/11 के मुंबई हमले के लिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए आरएसएस का बात बताते हैं। इस पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी कहते हैं कि पूंछ में वायुसेना जवानों पर हुआ हमला क्या चुनावी स्टंट है। याद कीजिए पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों के बलिदान का भी कुछ इसी तरह तो मजाक बनाया गया था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत भी तो यही लोगों ने मांगे थे। और ये सत्यनारायण उर्फ सैब पित्रोदा आधुनिक काल के अल्बर्ट आइंस्टीन उसके बारे में क्या बोले। अब तो उन्होंने दक्षिण भारतीयों को अफ्रीकी घोषित कर दिया है और हम उत्तर भारतीय, पता नहीं मैं चाइनीज हूँ या क्या हूँ, वो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। तानाशाही क्या होती है ये पूछना है तो पूछिए सुनैना होली, अर्नब गोस्वामी, समित ठक्कर और कंगना रनौत से। जो व्यक्ति जीवन में कभी विधायक तक नहीं बना, उसने जोड़ तोड़ वाली सरकार बनाई और इनमें से 3 को जेल में डाल दिया, एक के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया। ये सिर्फ एक राज्य महाराष्ट्र की बात है। तानाशाही क्या होती है पूछिए पश्चिम बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं से, आए दिन जिनकी लाशें मिलती रहती। तानाशाही क्या होती है पूछिए डीएमके से, जहां कोयम्बटूर की जेल में सुबुक्कू शंकर की आंखों पर पट्टी बांधकर यूट्यूबर हैं वो पाइपों से पीटा जाता है। तानाशाही क्या होती है पूछिए पत्रकार रचित कौशिक से, सब लोकतंत्र वाले बाबा जिन्हें पंजाब पुलिस उठाकर ले गई थी। वैसे पंजाब पुलिस ने तो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को भी गिरफ्तार किया था, आपको याद होगा। इसी तरह कांग्रेस राज में राजस्थान पुलिस पत्रकार अमन चोपड़ा के पीछे पड़ी थी। अशोक गहलोत ने तो अपनी ही पार्टी के नेताओं का फोन तक टैप करवाया था। बताइए, अभी तानाशाही का रट्टा मारेंगे, उलूल जलूल बयान देंगे, बाद में कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। कम से कम सामने वाले की मेहनत को तो कम करके मत आको अपनी घृणा के कारण। वामपंथी ब्रिगेड का बैंड बजाने के लिए ऐसे ही मैं आपके बीच आता रहूंगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को और वीडियो को शेयर तो जरूर कीजिए। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ।